Britain's Queen Elizabeth continues her epic tour of the Indian subcontinent. सन 1961 आजाद हिंदुस्तान में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आ रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके स्वागत की भरपूर व्यवस्था की थी। जिस अंग्रेजी हुकूमत को लाखों कुर्बानियों के बाद देश से भगाया था, उसी साम्राज्य की महारानी के आने पर इतनी गहमा गहमी और इतनी गर्मजोशी देश में बहुत सारे नागरिकों को रास नहीं आई। उन असंतुष्ट स्वरों के बीच एक कवि का स्वर, विरोध का स्वर, सीधे सीधे अपनी बात कह रहा था। आओ रानी, हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। सैनिक तुम्हें सलामी देंगे, लोग बाग बली बली जाएंगे, दृग दृग में खुशियां छलकेंगी, ओसों में दूबे छलकेंगी, प्रणति मिलेगी नए राष्ट्र के भाल की। आओ रानी, हम ढोएंगे पाल की। नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे हृदय हैं, आप उनके खिलाफ ऐसा कैसे कह सकते हैं? लोकतंत्र में नए देवता गढ़ते हो और हमसे पूछते हो कि कैसे आलोचना कर सकते हो। तो सुनो, ऐसे करते हैं आलोचना। कहते हैं शब्दों की धार तलवार की धार से भी ज्यादा तेज होती है। आज बात करेंगे एक ऐसे ही धारदार कवि की जो कहता था, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनकवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। स्पष्ट विचार, सीधा कथन, धारदार शब्द, ये सब कुछ मिलाकर बनाते हैं बाबा नागार्जुन। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। बिखरे बाल, बेतरतीब सफेद दाढ़ी, गहरी पनीली आंखें, चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां और उनके बीच अंदर से स्पष्ट उठते हुए, बुदबुदाते हुए सूखे होठों तक आते शब्द, यानी बाबा नागार्जुन। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो, निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। हिंदी के अभ्यासियों की आंखों में जनकवि शब्द सुनते ही कबीर के बाद जो पहली बेतरतीब तस्वीर बनती है, जो अनगढ़ रूप उभर कर आता है, वो है फक्कड़, अलमस्त और हमारी शताब्दी के कबीर बाबा नागार्जुन। एक बात कह दूं मलका, थोड़ी तो लाज उधार लो, बापू को मत छेड़ो, अपने पुरखों से उपहार लो। जय हो ब्रिटेन की, जय हो इस कलिकाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। बाबा नागार्जुन का जन्म बिहार के मधुबनी के सतलखा गांव में 30 जून 1911 को हुआ। दुर्भाग्यवश उस परिवार के बच्चे पैदा होने के कुछ समय बाद ही चल बसते थे। गृह काटने के टोटके के अनुसार उनका घर का नाम रखा गया ठक्कन, यानी जो जल्द ही दिल को ठोकर मारकर चला जाएगा। हिंदुस्तान के गांव में आज भी बच्चों को नजर से बचाने के लिए इस तरह के कुछ अजीब अनगढ़ से नाम रखने की प्रथा है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चे को लगने वाली नजर सबसे पहले उसके नाम पर चिपक जाएगी और बच्चा इस बुरी नजर से बचेगा। नागार्जुन का बचपन गरीबी में, अभाव में, अभियोगों में बीता। 4.5 वर्ष की उम्र में मां मर गई, पिता अकिंचन, एकमात्र पुत्र रहे। नागार्जुन 6 भाई थे, एक ही बच्चे। परिवार में सिर्फ नागार्जुन और उनके पिता गोकुल मिश्र ही थे। पिता किसान और कर्मकांडी पंडित थे। खेती के अलावा उनके पूज्य पिताजी आसपास के गांवों में पुरोहिताई करते थे, गृह शांत पूजा आदि कराते थे। परिवार प्रतिष्ठित था लेकिन गरीब था। इन्हीं मजबूरियों की वजह से नागार्जुन की औपचारिक शिक्षा ज्यादा नहीं हो पाई। अब बचपन में खाने पीने का मौका मिला। बाबा ने जो कुछ पढ़ा वो जिंदगी से पढ़ा, अनुभवों से पढ़ा और उसी के आधार पर स्वयं को, अपनी कविता के संसार को गढ़ा। तो खाना पीना और बाहर रहे हैं, तो बाद में जाकर अभी 8-10 वर्ष में कुछ हालात सुधर गए। बाबा नागार्जुन का असली नाम नागार्जुन नहीं है, यह तो उन्हें बौद्ध दीक्षा से मिला। उनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। परिवार पंडितों का था तो प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में कराई गई। बचपन से ही उनमें जानने और सीखने की बड़ी ललक थी। 1930 में 19 साल की उम्र में नागार्जुन का विवाह अपराजिता जी से हुआ। शादी का किस्सा भी बड़ा अद्भुत है। गए थे अपनी मौसी के गांव, मेला देखने छुट्टियों में आए हुए थे।
वहीं पर मौसी और पिता के बीच बातचीत हुई और कोई लड़की उन दोनों ने मिलकर तय कर दी। शर्मिले नागार्जुन से न किसी ने पूछा न राय मांगी, बस उन्हें सूचना दी गई, उन्हें बताया गया कि वैद्यनाथ जी अब आप वर बनने वाले हैं, आपके लिए लड़की देख ली गई है और तुम इनके दूल्हा बनोगे। विवाह मेला में इसलिए पहुंचे थे कि वहाँ संबंधियों से भेंट मुलाकात हुई। शादी करने नहीं गए थे, वो मौसी के हम पौना गए थे। पौना से वो स्वराज सभा है घूमने के लिए, वहाँ शादी ठीक हो गई उनकी। तो मौसी के यहाँ से ही बारात गई, 5 आदमियों की बारात गया और वही उनकी हरिपुर बक्सी टोल जो मधुबनी जिला में पड़ता है, वहाँ उनकी शादी हुई। नागार्जुन ने कविता कब लिखनी शुरू की, इस बात के पूछे जाने पर उन्होंने खुद ही बताया था कि ये सब तो बस खेल खेल में शुरू हो गया था। गुमसुम रहते थे। बाद में हमको जब छंदों का पता लगा तो हम लोगों को चिढ़ाने के लिए कविता लिखी। बाबा नागार्जुन ने औपचारिक कविता लेखन लगभग 1945 से शुरू किया। बाबा हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बंगला में कविताएं लिखने लगे। हिंदी और मैथिली में उन्होंने सबसे अधिक लिखा। हिंदी में वो नागार्जुन और मैथिली में यात्री नाम से विख्यात हुए। उनकी कविताओं में शुरू से ही एक बेचैनी देखी गई। कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं, मैं दरिद्र हूं पुष्ट पुष्ट की यह दरिद्रता, कटहल के छिलके जैसी खुरदरी, जीभ से मेरा लहू चाटती आई, मैं न अकेला मुझ जैसे तो लाख लाख हैं, कोटि कोटि हैं। 1935 में उन्हें पहली नौकरी अध्यापक के तौर पर सहारनपुर में मिली और यहीं से 35 में वो श्रीलंका एक बौद्ध मठ में चले गए। हिंदू समाज की रूढ़िवादिताओं से नाराज होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। दरअसल तब तक वैद्यनाथ या यात्री जी कहलाने वाले यायावर कवि को नागार्जुन नाम नहीं मिला था। नागार्जुन ने श्रीलंका में रहकर बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन किया और 1938 में वापस भारत लौटे। यह भी सच है कि इसके बाद वो कभी टिक्कर गांव में नहीं रह पाए। गांव एक तरह से उनकी जीवन भर चलने वाली इस निरंतर यात्रा का सबसे अभीष्ट पड़ाव था, जहां वो बार बार पहुंचना चाहते थे। एक बार उनसे पूछा गया था कि क्या दोनों पति पत्नी कभी साथ रहे हैं, तो बाबा ने मजाक में कहा था कि जिस आदमी को 72 चूल्हों का स्वाद लगा हो वो कहां टिक कर एक घर में रह पाता है। हमारी पत्नी को किसी ने पूछा है, आप लोग कभी साथ रहे? 10-5 दिन और कहा कि जिसको 72 चूल्हे का खाना मुंह लगा हो वो काहे तो एक चूल्हे का क्यों पसंद करेगा। हाँ। नागार्जुन की घुमक्कड़ी ने उन्हें कई सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ा। 1939 में वो स्वामी सहजानंद सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने छपरा में किसानों के साथ मिलकर संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसके कारण हजारीबाग की उसी जेल में जहां कभी जयप्रकाश जी भी कारावास में थे, उन्हें कारावास भुगतना पड़ा। इसके तुरंत बाद वो हिमालय और तिब्बत के जंगली इलाकों में घूमने के लिए निकल गए। तिब्बत की एक मजेदार घटना का नागार्जुन ने एक जिक्र भी किया था। हमने हाथ देखने का धंधा नहीं किया जी, लेकिन करते थे बहुत अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, और तिब्बत में हमको जबरदस्ती हाथ देखना पड़ा। हाँ। हाँ। तो एक बुढ़िया आई, उसकी आँख सूजी हुई थी, तो हमने पास में से झाड़ी में से एक कांटेदार छड़ी निकाली, छड़ी तोड़ी और 3 छड़ी मारा उसको। अच्छा। हमने कहा अब कल ठीक हो जाएगा। और कल वो आई, कहा कि आज दर्द कम है, आज फिर मारो। ये हंसी, ये जिंदादिली नागार्जुन के व्यक्तित्व का एक हिस्सा हो गई। ऐसी ही निष्पाप हंसी और तमाम किस्से कहानी बटोरते हुए बाबा भारतीय उपमहाद्वीप में एक जीवंत किस्से की तरह घूमते रहे। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे
उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रकृति प्रेम और अनवरत यात्राओं के बीच सामाजिक सरोकार की बेचैनी बाबा के मन से गई नहीं, बल्कि और दृढ़ता के साथ बनी रही। 1941 में जब बिहार और आसपास के पूरे क्षेत्र में किसानों की दुर्दशा के खिलाफ एक बड़ा किसान आंदोलन जोरों पर चला, तो नागार्जुन भी घर बार छोड़कर पूरी तरह इसी किसान आंदोलन से जुड़ गए। इसी किसान आंदोलन में दूसरे नेताओं के साथ बाबा नागार्जुन भी भागलपुर के जेल में बंद रहे। जेल से निकलने के बाद वे वापस अपने गांव लौट आए। तो उस समय बिहार में किसान आंदोलन में 3-4 लोग बहुत सक्रिय थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन। उसी में बाबा शामिल हुए राहुल जी के साथ और उसी कारण जेल गए थे। देखते देखते बाबा नागार्जुन जन सरोकार की बड़ी आवाज बन गए। वो कवि गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में बुलाए जाने लगे। बाबा की कविताओं में ही सच बोलने का साहस नहीं था, ये साहस हर तरह की बात को सीधे सीधे कह देने का उनमें स्वयं था, चाहे वो राजनीति हो या स्वयं की कविता। चलो बेटे सामने, चलो बेटे सामने, चलो बेटे सामने। बाबा नागार्जुन जीवन के हर पहलू में बेबाकी और सच्चाई का बोध लिए अपनी कविताओं के जरिए एक न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनते रहे। वो इतने सजग और संवेदनशील थे कि शासन प्रशासन की तरफ से उठने वाले हर गलत जन विरोधी कदम पर सीधे सीधे प्रहार करते। उनका कहना था कि उन्होंने जो जनता से लिया उसे कवि के रूप में जनता को वापस देना होगा। जनता से लेकर के जनता को वापस देना। जी हाँ। स्वतंत्रता के बाद भारत के नवनिर्माण की उम्मीद जो लोगों की आंखों में झांकी थी, वो सत्ताधीशों के अहंकार के कारण धुंधली होकर खोने सी लगी। संसद और सड़क के बीच एक गहरा विभेद आ गया, एक अंतर आ गया, एक खाई आ गई जो रोज बरोज लगातार चौड़ी और गहरी होती जा रही थी। ये किसी भी सामान्य भारतीय के लिए दुखदाई था। फिर बाबा तो जनवाद के स्तंभ थे, जनता की आवाज थे। एक समय पंडित नेहरू के समर्थक रहे बाबा नेहरू की नीतियों से इतने खिन्न, इतने कुपित हुए कि जनता की इस आवाज को उन्होंने शब्दों में ढालकर यहां तक लिख डाला कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं, अंग्रेजी अमरीकी जोंकों की जमात में है शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं। नागार्जुन बापू को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन कालांतर में गांधीवाद के कुछ ध्वजवाहकों के व्यवहार से बाबा को बहुत निराशा हुई। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवन ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, जल थल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के, सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के, सत्य अहिंसा फांक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, पूंछों से छवि आंक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, दल के ऊपर दल के नीचे तीनों बंदर बापू के, मुस्काते हैं आंखें मीचे तीनों बंदर बापू के, चील रहे गीता की खाल, उपनिषदें हैं इनकी ढाल, उधर सजे मोती के थाल, इधर जमे सज्जुगी दलाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। किसी भी पंथ विशेष से मोहभंग के बावजूद बाबा का संघर्ष जारी रहा। गरीबी, भूख, कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा नागार्जुन की कविताएं लगातार एक जायज सवाल और आवाज उठाती रही। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। नेहरू चाहे जिन्ना उसको माफ करेंगे कभी नहीं, जेलों में ही जगह मिलेगी, जाएगा वो जहां कहीं, सपने में भी सच ना बोलना वरना पकड़े जाओगे। भैया
लखनऊ दिल्ली पहुंचो, मेवा मिश्री खाओगे, माल मिलेगा, रेत सको यदि गला मजूर किसानों का, अमर भुक्कों का क्या होगा, चरण गहो श्रीमानों का। हर नए सत्ता परिवर्तन के साथ बाबा को आस जगती हुई दिखती, लेकिन दुर्भाग्य से इस सत्ता में सिर्फ अधिपति बदले, न तो परिस्थितियां बदली, न तो भूख और बदहाली कम हुई। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह बंदूक और ज्यादा स्पष्ट दिखने लगी। 70 के दशक के मध्य में विरोधियों की आवाज को घोटा जाने लगा, आपातकाल लागू कर दिया गया, किसी को गिरफ्तार किया जाने लगा तो किसी को नजरबंद किया जाने लगा, अखबारों को नियंत्रित किया गया। अपने विरोधियों और प्रतिद्वंदियों के दमन चक्र को इंदिरा जी जिस ताकत से अंजाम दे रही थीं, उसे देखकर कई तरह की चिंगारियां सुगबुगाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ बाबा नागार्जुन जैसे फक्कड़ कबीर के वंशज कोई भी बात सीधे सीधे अभिधा में कहने से बिल्कुल नहीं कतरा रहे थे। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को ताड़ दिया बोड़ दिया बाप को, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, आपकी चाल डाल देख देख लोग हैं दंग, हुकूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग, सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यों भला भूल गई बाप को, छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको, किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको। बहरहाल राजनीति और समाज पर बाबा की शाब्दिक चोट जारी रही। जिस इंदिरा गांधी में बाबा को एक नई जागृति की उम्मीद दिखाई देती थी, वो धीमे धीमे ध्वस्त होने लगी। उन दिनों इंदिरा जी की नीतियों के खिलाफ जो आवाज सबसे मजबूत बनकर भारत में उभर रही थी, वो थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। बाबा ने जेपी का जमकर समर्थन किया। पटना के चौराहे पर साहित्यकारों को लेकर बाबा बैठ गए। यहां तक कि बाबा ने अपनी एक महत्वपूर्ण कविता में भारत माता के जिन 5 पुत्रों का संभवतः जिक्र किया है, उनमें पंडित चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना और नेहरू के आगे आलोचक मानते हैं कि वो 5वें पुत्र जेपी ही हैं। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक अब बाकी बच गए 2। 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से बाकी बच गया 1। 1 पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। देश के नौजवानों ने, छात्रों ने मुझे मार्ग दिखाया। लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति की मशाल को लेकर मार्च तो कर दिया, लेकिन यह मशाल जब राजनीतिक पार्टी बनने की कगार पर आई तो उन अनिर्णय में कांपते हुए हाथों ने इसे ठंडा कर दिया। जेपी की ढलती उम्र और जनता पार्टी के नीचे के कैडर में अंदरूनी राजनीति और अनिर्णय जैसी परिस्थितियों की वजह से यह क्रांति भी देश का परिवेश पूरी तरह नहीं बदल पाई। हर सपने का एक एक कर ढह जाना बाबा को सालता रहा। भारत का लोकतंत्र एक अजीब सी व्यवस्था बनकर रह गया, जहां राजनीतिक दंभ, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दीमक लोकतंत्र को खोखला करने लगे। वो इस व्यवस्था से खिन्न जरूर थे, लेकिन उन्होंने आशा का दामन नहीं छोड़ा था। हर खबर पर और उस खबर से बन रहे माहौल पर उनकी पैनी दृष्टि रहती थी। मैं तो अखबार पढ़ना भी नहीं आता। फिर कैसे पढ़ते हैं बाबा? पहले फोटो देखो जल्दी जल्दी, फिर पढ़ो हेडलाइंस आराम से, फिर अखबार के बीचों बीच वहाँ होता है संपादकीय,
उसे समझ समझ कर आराम से पढ़ो। खबर तो हेडलाइन से पता चल जाएगी, लेकिन उस खबर का देश पर, समाज पर, आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, ये संपादकीय से ही पता चलेगा। अखबार के संपादकीय में उम्मीद ढूंढने वाले बाबा भारतीय लोकतंत्र की गिरती साख से दुखी रहने लगे। बाबा नागार्जुन ने अपनी मंत्र कविता में तो जैसे इस पूरी भारतीय राजनीति के चरित्र का रेखांकन कर दिया है। कई दशकों तक राजनीति के इस जोड़ तोड़ को समेटकर एक निचोड़ सा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मंत्र शब्द से एक ऐसी कविता की रचना की जो भारतीय राजनीति के चरित्र को आपके सम्मुख लाती है। ओम अंगीकरण, शुद्धिकरण, राष्ट्रीयकरण, ओम मुष्टिकरण, तुष्टिकरण, पुष्टिकरण, ओम ऐतराज, आक्षेप, अनुशासन, ओम गद्दी पर आजन्म वज्रासन, ओम ट्रिब्यूनल, ओम आश्वासन, ओम गुटनिरपेक्ष, सत्ता सापेक्ष जोड़ तोड़, ओम छलछंद, मिथ्या, होड़म होड़, ओम बकवास, ओम उद्घाटन, ओम मारण मोहन उच्चाटन। लेकिन इन सब के बीच अंधेरे में आशा का एक जुगनू भी प्रकाशित हो जाता तो बाबा के अंदर की शिशुता उत्साह में बदल जाती। 1966 में जब बिहार में कुछ समय तक अकाल की स्थिति रही तो परिस्थिति सामान्य होने की पहली किरण दिखाई देते समय बाबा उस अकाल की विभीषिका और घर के अंदर दाने आने को किस प्रकार कविता में परिवर्तित करते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कहो कैसी कही। बाबा इस देश के अंतिम आदमी को सुख चैन की नींद सोते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने किसी भी पंथ से परहेज नहीं किया। उनका मानना था कि जिस भी तरह इस देश के गरीब को रोटी मिल जाए वो जायज है। इसके लिए वे कई बार सशस्त्र क्रांति और नक्सलवाद तक के विचारधारा के साथ खड़े नजर आते हैं। इस बात को लेकर उनकी आलोचना भी हुई कि वो किसी एक विचारधारा के साथ टिक नहीं सकते। बाबा, बस एक आखिरी सवाल, बाबा आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? लेकिन मैं तो राजनीतिक आदमी हूं ही नहीं। बाबा, मेरे कहने का मतलब, पहले आप गांधी नेहरू विचारधारा के समर्थक थे, फिर आपने नेहरू जी का घोर विरोध किया, इसके बाद आपने इंदिरा जी के समर्थन में उन्हें बाघिन तक कहा, फिर उनके भी विरोधी हो गए। जेपी आंदोलन का समर्थन किया, फिर उससे भी मुंह मोड़ लिया। बीच में आपने मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन किया, उससे जुड़े, फिर उससे भी रुष्ट हो गए। तो बाबा, कहीं ना कहीं एक जगह ना जुड़े रहने की जो बेचैनी है बाबा, ये आपकी विचारधारा को ना स्पष्ट नहीं होने देती। मेरे जीवन की एक ही विचारधारा है, जनवाद। जनता का लाभ, गरीब के लिए 2 जून की रोटी और देह ढकने के लिए कपड़ा। किसी भी विचारधारा से आए, वही मेरी विचारधारा है। मुझे जहां भी इसकी उम्मीद दिखी मैंने उनका समर्थन किया, लेकिन सब ने मेरा मन खराब किया, सब खोखले निकले। आज भी यदि कोई नवयुवक आ जाए और गरीब की रोटी के लिए इंतजाम कर दे तो मैं तो उसके साथ भी चल पड़ूंगा। यही मेरी विचारधारा है। महाकवि कॉन्टेस्ट में पिछले हफ्ते के सवाल के विजेता हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से लोकनाथन स्वामी, दिल्ली के जवाहर पार्क से मनमोहन गुप्ता, उत्तराखंड के हल्द्वानी से कृष्ण मोहन जोशी। नागार्जुन जन जागरण के गान भी गाते रहे, लेकिन साथ ही किसी नन्ही सी बेटी की कलाइयों में जाने वाली
गुलाबी चूड़ियों की मृदुल वात्सल्य भरी खनखन भी सुनते रहे और उसे कविता में सहेजते रहे। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर के ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 गुलाबी चूड़ियां, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा। आहिस्ते से बोला, हाँ साहब लाख करता हूं, नहीं मानती है मुनिया, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहां अब्बा की नजरों के सामने। मैं भी सोचता हूं क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियां, किस जुर्म में हटा दूं इनको यहां से। और ड्राइवर ने एक नजर मुझे देखा, मैंने एक नजर उसे देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में, तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर। और अब ये निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूं। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियां। बहरहाल एक के बाद एक टूटती उम्मीदों के कारण आम जनता की खुशहाली अब बाबा को सपने जैसी प्रतीत होने लगी। चंदू मैंने सपना देखा, उछल रहे तुम जो हिरनौटा। चंदू मैंने सपना देखा, अमुआ से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें खोजते बद्री बाबू। चंदू मैंने सपना देखा, खेल कूद में हो बेकाबू। मैंने सपना देखा कल परसों ही छूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, खूब पतंगे लूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, लाए हो तुम नया कैलेंडर। चंदू मैंने सपना देखा, तुम हो बाहर मैं हूँ अंदर। चंदू मैंने सपना देखा, लाए हो तुम नया कैलेंडर। बाबा ने अपने जीवन के अंतिम समय तक भारतीय राजनीति में चल रही उथल पुथल और उसके मलबे में दबकर दफन होते जा रहे सच्चे स्वराज के सपने को कविता में बांधना जारी रखा। 1969 में बाबा को उनकी मैथिली रचना पत्र ही नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने का कोई तय साधन मयस्सर नहीं हो पाया। हमेशा दरिद्रता और अभाव में रहे अलबेले, अव्यवस्थित, अक्खर फक्कर बाबा नागार्जुन 5 नवंबर 1998 को इस दुनिया से अपनी यायावरी को समाप्त कर बाबा परमलोक की यात्रा पर निकल गए। कबीर की ही तरह घर फूंक कर तमाशा देखने वालों में शून्यवाद के शिखर पुरुष बाबा नागार्जुन का नाम सबसे ऊपर होगा। नागार्जुन के लिए जीवन का विस्तार अनंत था और खुद उनके मुताबिक उनकी साहित्य साधना इस वृहद सागर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही समेट पाई, लेकिन उसका स्वाद अमृत जैसा है। अच्छा, कविता इतना है। हाँ, हाँ। और इतना उपन्यास, हाँ, जीवन इतना। हाँ, हाँ। अच्छा। और जिसमें आप सब लोग आगे जी हैं, आगे भविष्य में और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा। जब जब किसी बस का ड्राइवर नन्ही बेटी की गुलाबी चूड़ियों की खनखन में जीवन का संगीत ढूंढेगा, जब जब आकाश में महामेघ के पर्वतराज से टकराने की ध्वनि प्रकृति का अनहद नाद बनेगी, जब जब हफ्तों से ठंडे पड़े चूल्हे में दोबारा भात का उबलता हुआ पानी भूखे पेट में जीवन की ताल पैदा करेगा, जब जब संसद के गलियारों से सूखी हवाएं जनपद पर पड़े आम भारतीय के कानों में साएं साएं के थोथे स्वर सुनाएंगी, तब तब बाबा नागार्जुन की कविताएं ढफली बजाती हुई नुक्कड़ नाटक की टोली के लयात्मक पुकार की तरह मेरे और आपके लिए समय का सहारा बनकर साथ खड़ी सदैव मिलेगी। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो। थक थक करियो चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर। प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास ओ कालिदास, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास ओ कालिदास।
महाकवि कॉन्टेस्ट में पिछले हफ्ते के सवाल के विजेता हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से लोकनाथन स्वामी, दिल्ली के जवाहर पार्क से मनमोहन गुप्ता, उत्तराखंड के हल्द्वानी से कृष्ण मोहन जोशी,